नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है MPN Academy की तरफ से जारी, इसकी PDF भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, किस देश की रानी मैक्सिमा ने अगस्त 2022 के अंतिम सप्ताह में भारत का दौरा किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। विकास हेतु समावेशी वित्त के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष अधिवक्ता और G20 वैश्विक भागीदारी के मानद संरक्षक के रूप में डच क्वीन मैक्सिमा, जो कि राजा विलोम अलेक्जेंडर की पत्नी हैं, ने 29 से 31 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। रानी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अप्रैल 2022 में नीदरलैंड की राजकीय यात्रा को याद किया गया। अप्रैल 2021 में भारत नीदरलैंड आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू हुई जल पर रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों के कई अन्य आयामों के संबंध में हाल के वर्षों में और मजबूती देखी गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत ने 26 अगस्त को सचिव DDR&D और अध्यक्ष DRDO के रूप में पदभार संभाला है। इन्होंने G सतीश रेड्डी की जगह ली है। G सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे अगले आदेश या फिर 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक इस पद पर रहेंगे। इससे पहले 1 जुलाई 2017 में इन्हें महानिदेशक नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स प्रभाग नियुक्त किया गया था। डॉक्टर कामत ने वर्ष 1985 में IIT खड़गपुर से B.Tech की थी और DRDO की स्थापना, ध्यान में रखिएगा, 1958 में की गई थी। G20 के चौथे शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाली में। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2022 के मध्य इस बैठक का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया। भारत के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भाग लिया। थीम क्या था इस बैठक का? रिकवरी, री इमेजिन एंड रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर, यानी पुनर्प्राप्ति, पुनर्कल्पना और सशक्त पुनर्निर्माण। G20 का कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है, ध्यान रखिएगा। सचिवालय प्रत्येक वर्ष समूह की मेजबानी करने वाले या अध्यक्षता करने वाले देशों के बीच रोटेट होता है। G20 की एक अन्य विशेषता है ट्रोइका बैठकें, जिसमें पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष और अगले वर्ष में G20 की अध्यक्षता करने वाले देश शामिल हैं। वर्तमान में ट्रोइका में इटली, इंडोनेशिया और भारत शामिल है। T20 क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात UAE। एशिया कप का 4 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद फिर से आयोजन 27 अगस्त से 1 सितंबर तक UAE में किया गया, लेकिन इसकी मेजबानी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड द्वारा की गई। क्यों? क्योंकि पहले श्रीलंका में ही इसका आयोजन होना था, लेकिन श्रीलंका के राजनीतिक और आर्थिक हालात खराब हैं, जान ही रहे हैं आप, और इसी कारण से इसे UAE में हस्तांतरित कर दिया गया था। एशिया कप पहली बार वर्ष 1984 में UAE में हुआ था। वनडे इंटरनेशनल का गेम होता था, इस बार T20 का हुआ है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों ने वज्र प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में।
दोनों देशों के विशेष बलों द्वारा इस संयुक्त अभ्यास का आयोजन बारी बारी से भारत और अमेरिका में किया जाता है। विशेष बल किसी देश के सशस्त्र बलों की इकाइयां हैं जो गुप्त, आतंकवाद विरोधी और अन्य विशिष्ट ऑपरेशन करते हैं। 2 चरणों में 21 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण ने दोनों देशों के विशेष बलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक संयुक्त वातावरण में हवाई संचालन, विशेष संचालन और आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान किया। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को एम्पियन एकेडमी करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि एम्पियन एकेडमी का PDF ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं एम्पियन एकेडमी की। 66वीं BPSC प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में BPSC का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार SI PT एग्जाम जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एम्पियन एकेडमी PDF से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं BPSC PT की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को BPSC CDPO की PT परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं BPSC प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों, इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एम्पियन एकेडमी PDF से, सभी की जानकारी आपको एम्पियन एकेडमी के इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में BPSC के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि BPSC में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एम्पियन एकेडमी PDF का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स MCQs, इसमें कुल 50 PDF रहेंगे साल भर में। एक PDF को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो MCQs पोर्सन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 PDF, एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 PDF आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 PDF, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक PDF को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एम्पियन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक GK के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस,
बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपीएन अकेडमी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एमपीएन अकेडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के। वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें। 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फहमीदा अजीम। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की अमेरिकी चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनसाइडर पत्रिका के 4 पत्रकारों एंथनी डेल कर्नल, जोश एडम्स और वाल्ट हिक्की सहित फहमीदा अजीम को चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए चुना गया है। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में की गई थी, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है। शतरंज प्रतियोगिता FTX क्रिप्टो कप 2022 के विजेता कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नस कार्लसन। भारत के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं, को अमेरिका के मियामी में आयोजित FTX क्रिप्टो कप के फाइनल राउंड में 4-2 से हराकर बड़ी जीत हासिल की। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद भी प्रज्ञानंद टूर्नामेंट में कुल मिलाकर कार्लसन के मुकाबले कम पॉइंट जीत पाने के कारण दूसरे नंबर पर रहे। अली रेजा फिरोजा तीसरे स्थान पर। आर प्रज्ञानंद की बहन भी शतरंज खिलाड़ी हैं, नाम है वैशाली रमेश बाबू। इन्होंने भी इंटरनेशनल मास्टर्स और वुमेन ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में चर्चा में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। यह राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में 672 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। इस राष्ट्रीय उद्यान में खाड़ियों और नहरों का एक नेटवर्क है जो महानदी, ब्राह्मणी, बैतरनी, धामड़ा और पातासला नदियों के अफवाह क्षेत्र में है और यह एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। न्यूज में क्यों है? हाल ही में इस राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की आबादी एक संतृप्त बिंदु यानी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गई है। यानी मगरमच्छों की संख्या जितना होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिससे और अधिक मानव मगरमच्छ संघर्ष की घटनाएं हो सकती है। यह लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। गहीरमाथा समुद्री तट जो पूर्व में अभयारण्य की सीमा बनाता है, ओलिवे रिडले समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी कॉलोनी है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। 14 से 21 अगस्त तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने के साथ भारत सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। पदक तालिका में ईरान पहले स्थान पर रहा है। ईरान की आधिकारिक टीम को 5 स्वर्ण तथा अतिथि टीम को 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिले हैं। तो भारत की ओर से राघव गोयल, मोहम्मद साहिल अख्तर तथा मेहुल बोराद ने स्वर्ण पदक, जबकि मलय केडिया तथा अथर्व नीलेश महाजन ने रजत पदक जीता। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU की 27वीं कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोटे डी आइवर। पश्चिमी अफ्रीकी देश है
पुराना नाम है इसका आइवरी कोस्ट। ये देखिए मैप यहाँ पर अटलांटिक ओशन के लगा हुआ है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 से लेकर 27 अगस्त 2021 को अबिजान में आयोजित, अबिजान क्या है? कोट डी आइवर का कैपिटल है, में आयोजित यूपीयू की 27वीं कांग्रेस के दौरान हस्ताक्षरित संविधान के 11वें अतिरिक्त प्रोटोकॉल के संपन्न संविधान संशोधन के अनुमोदन को मंजूरी दी है। यूएन की एक विशेष एजेंसी यूपीयू का गठन 1874 में किया गया था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित है। यह दुनिया भर में दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका कि 1874 में गठन किया गया था। वैसे सबसे पुराना जो अभी वर्तमान में कार्यरत है वो है 1815 में वियना कांग्रेस द्वारा बनाया गया राइन के नेविगेशन के लिए केंद्रीय आयोग। यह दुनिया में सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अभी भी संचालन में है, जबकि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन दूसरे स्थान पर है। भारत की मौसम महिला यानी वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अन्ना मणि। अन्ना मणि के प्रयास से ही भारत में मौसम का पूर्वानुमान संभव हुआ है। न्यूज में क्यों है? मौसम विज्ञान में अन्ना मणि के योगदान का सम्मान करने के लिए गूगल ने 23 अगस्त 2022 को इनके 104वें जन्मदिन पर स्पेशल डूडल, ये देखिए तस्वीर सामने, समर्पित किया। अन्ना मोदी मणि का जन्म 1918 में केरल के पिरमेड में हुआ था। इन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सीवी रमन के साथ अपने वैज्ञानिक करियर की शुरुआत की थी, जहां इन्होंने हीरों के प्रदीप्ति और अवशोषण प्रतिरूप तथा स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। यह वर्ष 1976 में आईएमडी के उप महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुई थी। तो ये है वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। भारत और किस देश ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। इसे भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग यानी ज्वाइंट रिवर कमीशन की 38वीं बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। इसने अक्टूबर 2019 के भारत बांग्लादेश समझौता ज्ञापन के अनुसार त्रिपुरा के सबरूम शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फेनी नदी पर पानी के इंटेक पॉइंट किसे कहते हैं? एक प्रकार का पंप स्टेशन होता है जहां जल संचायक टैंक में छोड़ा जाता है, के डिजाइन को अंतिम रूप दिया। फेनी नदी, ध्यान में रखिएगा, इसका उद्गम दक्षिण त्रिपुरा जिले में होता है तथा यह सबरूम शहर से गुजरती हुई बांग्लादेश में प्रवाहित होती है तथा आगे यह बंगाल की खाड़ी से मिलती है। मैत्री सेतु फेनी नदी पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा पुल भारत बांग्लादेश को जोड़ने के लिए त्रिपुरा में बनाया गया है। अब इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखते हैं कि कुशियारा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम। कुशियारा नदी बांग्लादेश और असम में एक डिस्ट्रीब्यूटरी यानी वितरिका नदी है। यह बराक नदी की एक शाखा के रूप में भारत बांग्लादेश की सीमा बनाती है, जब बराक कुशियारा और सुरमा में अलग हो जाती है। कुशियारा नदी की सहायक नदियों से मणिपुर, मिजोरम और असम जल प्राप्त करते हैं। कुशियारा अजमेरीगंज उपजिला जो कि बांग्लादेश में है में मारकुली में सुरमा के साथ फिर से मिलती है और कालनी नाम से भैरव बाजार, ये भी बांग्लादेश तक दक्षिण की ओर बहती है। कालनी सुरमा की एक शाखा धनु जो कि बांग्लादेश में है से मिलती है और फिर इसका नाम बदलकर मेघना हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग यानी ज्वाइंट रिवर कमीशन का गठन 1972 में एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में किया गया था। एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद। माता अमृतानंदमयी मिशन ट्रस्ट द्वारा फरीदाबाद हरियाणा के सेक्टर 88 में संचालित इस सुपर स्पेशलिटी अमृता हॉस्पिटल में 2600 बिस्तरों की व्यवस्था होगी और यह अस्पताल करीब 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। इससे फरीदाबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। पहले चरण में यह 550 बेड की सुविधाओं के साथ शुरू हुआ है। यहाँ आर्कियोलॉजी, कार्डियक साइंस, न्यूरो साइंस, गैस्ट्रो साइंस, ट्रॉमा और मदर एंड चाइल्ड केयर सहित 81 तरह की विशेष चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध है। यूरोपीय संघ में सबसे तेजी से बूढ़ा होने वाला देश कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। 1990 में पुर्तगाल ने प्रत्येक 100 युवाओं के लिए 66 बुजुर्गों को पंजीकृत किया था, जबकि पिछले 3 दशकों में बुजुर्गों की आबादी 3 गुना हो गई है। तो ओल्ड एज पीपल की
आबादी अब प्रत्येक 100 यूथ के मुकाबले कितना हो गया है? 182। इसमें युवाओं को माना गया है 14 वर्ष की आयु तक और बुजुर्गों को माना गया है 65 वर्ष और उससे अधिक। अमेरिका के प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 के लिए किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वोलोदिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को यूएस नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर द्वारा वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल के लिए नामित किया गया है। इन्हें रूसी अत्याचार के सामने स्वतंत्रता की वीरतापूर्ण रक्षा के लिए चुना गया है। जेलेंस्की मई 2019 से यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्हें अक्टूबर 2022 में एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। लिबर्टी मेडल को 1988 में स्थापित किया गया था। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला यानी कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी को किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। इसकी स्थापना उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिगंतरा द्वारा स्थापित की जाएगी। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 10 सेंटीमीटर आकार के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में सक्षम होगा। भारत की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किस भारतीय नौसेना पोत में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, INS कर्ण। कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन INS कर्ण में वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने किया। शूटिंग रेंज को उन्नत लक्ष्य प्रणालियों से लैस किया गया है जिसमें संबंधित नियंत्रण सॉफ्टवेयर है ताकि कर्मियों को उनके फायरिंग कौशल में सुधार करने में मदद मिल सके। INS कर्ण नौसेना में पहला और देश की एकमात्र सैन्य इकाई है जिसने इंडोर शूटिंग रेंज को विकसित और संचालित किया है। नौसेना के पूर्वी कमान विशाखापट्टनम पर आधारित INS कर्ण भारतीय विशेष अभियान बलों मार्कोस या समुद्री कमांडो के लिए एक समर्पित पोत है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसके चुनिंदा लेखों का संकलन है? तस्वीर देखकर आप पहचान ही गए होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरुण जेटली। पुस्तक का विमोचन पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर 24 अगस्त को किया गया। मरणोपरांत प्रकाशित इस पुस्तक में अरुण जेटली 2014 से लेकर 2019 की भाजपा सरकार की नीतियों पर सबसे स्पष्ट, सबसे आधिकारिक चर्चा प्रस्तुत करते हैं। किताब का जो प्रकाशन किया है वो जगरनॉट पब्लिकेशन ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में खेल के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2022 के पहले ही मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है। विराट कोहली टीम इंडिया के लिए अब तक 102 टेस्ट मैच और 262 वनडे मैच खेल चुके हैं। विराट कोहली की तरफ से 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले वैसे दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भारत के लिए 100 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। विराट कोहली से पहले अपने देश के लिए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने का रिकॉर्ड वैसे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर के नाम दर्ज था। नीति आयोग द्वारा किस शहर को 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में हरिद्वार उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। अब इस शहर के लिए 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। हरिद्वार जिले को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को आवंटित किया गया है। यह कार्यक्रम, ये जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, यह 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के कुछ सबसे अविकसित जिलों में तेजी से और प्रभावी रूप से बदलाव लाना है। 5 मानक क्या क्या हैं? स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, कृषि और जल संसाधन तथा बुनियादी ढांचे। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एंजेला मार्केल। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2015 में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए विश्व के संकटग्रस्त देशों, विशेष रूप से सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से लगभग 12 लाख शरणार्थियों को जर्मनी में बसाने का फैसला किया था। इस पुरस्कार को कोटे डी आइवर के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति फेलिक्स हॉफेट-बोमेन के नाम पर औपचारिक रूप से फेलिक्स हॉफेट-बोमेन शांति पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूनेस्को संविधान के तहत
किया गया था। भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। प्रधानमंत्री 27 और 28 अगस्त तक गुजरात के दौरे पर थे। भुज में स्थित स्मृति वन एक अनूठा स्मारक है जिसमें जनवरी 2021 में आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम अंकित है। यह स्मारक 470 एकड़ भूमि में फैला है और भुजियो पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। स्मारक में भूकंप सिमुलेटर लगाया गया है जो आगंतुकों को भूकंप का वास्तविक अनुभव प्रदान करेगा। किस नदी पर बने अटल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साबरमती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में 27 अगस्त को साबरमती नदी पर एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच बने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। तस्वीर में देखिए कितनी सुंदर लग रही है। यह एक ओवर ब्रिज है जिसकी लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। इस ब्रिज की खूबसूरती कमाल की है और यह रिवर फ्रंट के पश्चिमी छोर पर फूलों के बाग को पूर्वी छोर पर तैयार हो रहे आर्ट एंड कल्चर से जोड़ता है। 74 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह पुल केवल पैदल यात्रियों के लिए है। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। कृति सेनन को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। करण जौहर द्वारा निर्मित शेरशाह ने 7 पुरस्कार जीते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो कि विष्णुवर्धन को मिला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय श्रेणी, सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला, सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन का पुरस्कार जीता है। यह फिल्म कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन के इर्द गिर्द केंद्रित थी जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का पुरस्कार किसे मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष घई। सुभाष घई अपनी प्रतिष्ठित फिल्मों जैसे कर्ज, प्रदेश, विश्वनाथ, खलनायक और कई अन्य फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। घई 1967 से फिल्म इंडस्ट्री का एक अभिन्न अंग रहे हैं। इन्होंने आखिरी बार एक सस्पेंस कॉमेडी ड्रामा फिल्म 36 फार्म हाउस में एक निर्माता और लेखक के रूप में काम किया था जिसका विशेष रूप से OTT प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर हुआ था। इन्होंने दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को 3 सुपरहिट फिल्में दी, विधाता, सौदागर और कर्मा। इसका निर्देशन किया था इन्होंने जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। विश्व जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लिंथोई चनम्बम। भारत की जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने बोस्निया और हर्जेगोविना के साराजेवो में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मणिपुर की 16 वर्षीय चनम्बम किसी भी वर्ग में विश्व जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। 2021 में अपनी प्रति लाख आबादी पर सबसे कम संज्ञेय अपराधों वाले शहरों की सूची में सबसे ऊपर कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार यह महानगर 2021 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। संज्ञेय अपराधों की संख्या के मामले में शहर ने प्रति वर्ष 1 लाख लोगों पर 103.4 का स्कोर किया जो कि पुणे के 256.8 और हैदराबाद के 259.9 से आगे है। हालांकि विशेषज्ञों ने रिपोर्ट में कोलकाता की घटती अपराध संख्या पर आशंका व्यक्त की है क्योंकि शायद यहां पर आपराधिक घटना की रिपोर्ट बहुत कम की जाती है। विश्व जल सप्ताह 2022 के दौरान घोषित की गई अर्थ गंगा परियोजना में कुल कितने कार्य क्षेत्र हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार ने स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 जो कि 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया है में अपने आभासी मुख्य भाषण के दौरान अर्थ गंगा मॉडल को प्रस्तुत किया। यह अवधारणा पूर्व में गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान करके गंगा और इसके आसपास के क्षेत्रों के सतत विकास पर केंद्रित है। 6 कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? 0 बजट प्राकृतिक खेती, कीचड़ और अपशिष्ट जल का पुनः मुद्रीकरण, आजीविका सृजन के अवसर, सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा और छठा है जल प्रबंधन को बढ़ावा। दोस्तों जैसा कि बताया गया है कि इस वीडियो लेक्चर का PDF साथ में इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे।
जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने वहां के प्रधानमंत्री को आम चुनाव से पहले ही पद से निलंबित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने 24 अगस्त को आदेश दिया कि जब तक इसका निर्णय नहीं कर लेता है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा पद पर बने रहने की कानूनी सीमा पार कर चुके हैं या नहीं, तब तक के लिए इन्हें कार्यभार से दूर रहना होगा। अदालत के सदस्यों ने 4 के मुकाबले 5 वोटों से प्रयुत को कार्यभार से मुक्त करने पर सहमति जताई। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।